गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज है 24 मार्च और 24 मार्च से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। आपके लाइक्स क्या करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो है कि अभी हाल ही में कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ है, ठीक है। कहां पर आयोजन हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। आप यहाँ पे लोगों में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इंग्लैंड, है ना, 2025। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ है। और जीता किसने है, विजेता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कबड्डी वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था इसमें जो भारत है वो विजेता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, महिला कैटेगरी और पुरुष पुरुष कैटेगरी यानी महिला कैटेगरी में, है ना, दोनों में ही कौन जीता है? भारत जीता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए महिला श्रेणी में कौन जीता है और अगर आपसे पूछा जाए पुरुष श्रेणी में कौन जीता है, यानी मेंस कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरी में भारत जो है वो क्या है, विजेता है। और किसको हरा करके जीता है? तो आपके लिए एक बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, इंग्लैंड को हरा करके जीता है। देखिए, महिला कैटेगरी के अंदर भी इंग्लैंड को हरा करके भारत जीता है, पुरुष कैटेगरी में भी इंग्लैंड को हरा करके भारत जीता है। तो आपके लिए दो क्वेश्चन एक ही साथ तैयार हो गए हैं आपके एग्जाम के लिहाज से, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? कबड्डी वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो पहला चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था आपका इंग्लैंड के अंदर आयोजन हुआ था, वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर। कब से कब तक हुआ है? तो 17 तारीख से लेकर के 23 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। और ये दूसरा संस्करण था, यानी कौन सा एडिशन था? तो सेकेंड एडिशन था। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका पहला संस्करण हुआ था। और 2019 में जो पहला संस्करण हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मलेशिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? मलेशिया में। और इस पहले संस्करण के अंदर भी कबड्डी का ये जो गेम था, इस वर्ल्ड कप के अंदर भी भारत जो है वो विजेता था। और दोनों ही श्रेणी के अंदर, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, भारत विजेता था। यानी पहली बार जो कबड्डी का विश्व कप हुआ था उसको भी भारत ने जीता है और दूसरी बार भी भारत ने ही जीता है, ठीक है। विजेता की अगर हम बात करें यहां पर, देखिए पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों सेम है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया जीता है इंग्लैंड को हरा करके, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस की। तो ये जो है हर साल मनाया जाता है, कब? 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है पूर्व चेतावनी अंतर को एक साथ पाटना, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में जो इसकी थीम होने वाली है, क्लोजिंग द ईयरली, मतलब अर्ली, ईयरली नहीं, अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये इस बार की इसकी थीम है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना, 23 मार्च को किसकी स्थापना हुई थी? WMO की स्थापना हुई थी, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी WMO की स्थापना कब होती है? 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना होती है। इसलिए 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है, ये एग्जाम में पूछा गया, आप ही लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है, हेड कौन से WMO के? तो आपको ध्यान रखना है अब्दुल्ला अल मंदोस का नाम, जो कि UAE के हैं और यही इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक और देखिए, आपका डेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और वो है आपका शहीद दिवस। शहीद दिवस ये कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए कंफ्यूजन होगा क्योंकि जब जनवरी महीने की जब मैंने आपकी क्लास ली थी उस टाइम पे मैंने आपको 30 जनवरी को भी पढ़ाया था शहीद दिवस। तो आपको ध्यान रखना है, शहीद दिवस जो है वो दो मनाई जाती है ना। एक शहीद दिवस मनाया जाता है कौन सा? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। और एक शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जिस दिन फांसी हुई थी, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 30 जनवरी सन कौन सा? 1948 की बात है ना। 30 जनवरी 1948, 1948 में नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? महात्मा गांधी की ना गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो उस दिन महात्मा जी की क्या थी? पुण्यतिथि थी। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को हम मनाते हैं
किस नाम से? शहीद दिवस के नाम से, ठीक है। और वहीं पे आपको ध्यान रखना है एक शहीद दिवस कौन सा है, तो एक शहीद दिवस है 23 मार्च 1931 की बात कर रहे हैं। 1931 की बात करें तो उस दिन क्या हुआ था, 23 मार्च के दिन तीन बहादुर स्वतंत्रता सेनानी हमारे, कौन? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, ये इनका पूरा नाम है। बाकी आप लोगों ने अक्सर इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम से कई बार सुना होगा, ठीक है। तो इनको अंग्रेजों ने क्या की थी? फांसी दी थी 23 मार्च 1931 को। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं वीरों के बलिदान दिवस को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। कितनी तारीख को? 23 मार्च को। तो आपको समझ में आया शहीद दिवस कौन कौन से दिन? एक शहीद दिवस है आपका 30 जनवरी को और एक शहीद दिवस है आपका 23 मार्च को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर ऑप्शन जो मिले आपको वो टिक कर देना है, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है, वहां पे जाके कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, 23 मार्च को एक और दिवस आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती, ठीक है। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी है, आपको ध्यान रखना है, थे अपने टाइम पे। और राम मनोहर लोहिया की जो जयंती है वो 23 मार्च को मनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिमाग में बिठा करके रखना है ना। इनकी जयंती यानी कब हुआ था इनका जन्म, तो ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जयंती 23 मार्च को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो पर्पल फेस्ट 2025 का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। इसमें होता क्या है पर्पल फेस्ट में, तो जो विकलांग लोग होते हैं या दिव्यांग लोग जिनको बोलते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों की प्रतिभाओं को, उपलब्धियों को, है ना, यहां पर उसी का जश्न मनाया जाता है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्पल फेस्ट 2025। ये जो आपका आयोजन हुआ है इस सम्मेलन का, ये आपको ध्यान रखना है, इस महोत्सव का। पर्पल नाम क्यों पड़ा है तो आप समझ लीजिए ना। पर्पल का मतलब देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हरा रंग किससे रिलेटेड है? हरा रंग जो है वो एनवायरमेंट को डिनोट करता है ना, प्रकृति को, या फिर आप ये कह सकते हैं पर्यावरण जो है वो हरे रंग को डिनोट करता है। वैसे ही ये गुलाबी रंग यानी पिंक कलर जो है ये एलजीबीटी समुदाय के लिए, एलजीबीटी समुदाय जो है ना, अगर मैं कहूं तो एलजीबीटी समुदाय से ये मतलब ये कलर बिलोंग करता है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है जो श्रमिक आंदोलन होते हैं, है ना, वो लाल रंग से मतलब उनका एक क्या है, एक पहचान है। तो वैसे ही जो विकलांगता होती है, जो दिव्यांगता होती है, उससे कलर की अगर हम बात करें तो वो पर्पल कलर से उसकी पहचान होती है, यानी एक कोड है, आप कलर कोड समझ लीजिए। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पर्पल फेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी पर्पल फेस्ट की, वो कब हुई थी? तो 2023 में पर्पल फेस्ट की शुरुआत हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी में पहली बार इसका आयोजन किया गया। 2024 में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। और अभी 2025 का भी आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में ही किया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया है, कब से कब आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया, नई दिल्ली के अंदर। कब? 21 मार्च को किया गया। आयोजनकर्ता कौन है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का नाम आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि जो लोग भी स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो क्वेश्चन का जो मतलब आजकल का जो पैटर्न है उसमें क्या है, उसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा खींच के लंबा किया जा रहा है ना। तो दोनों तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को पूरा सही कर पाएंगे। एसएससी में तो वन लाइनर में आ जाता, क्वेश्चन वन लाइनर होता है ना, कि पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां पर हुआ या फिर उद्घाटन किसने किया। लेकिन आपको जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहीं पे आपको ध्यान रखना है इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आपके स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप उसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर सही करने में अक्षम है तो आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया कि दिव्यांग व्यक्ति की जो प्रतिभा है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उन्हीं का जश्न मनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए, यानी हम बात कर रहे हैं पाइप से ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं।
उसके लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन बना है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, BIS प्रमाणन का मतलब क्या है? BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो भारतीय मानक ब्यूरो, है ना। उसके द्वारा जो प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो पहला जल बोर्ड बना है वो बना है बेंगलुरु जल बोर्ड। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर मैं बात करूं BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब होती है? 1986 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है BIS का। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये पहला जल बोर्ड बना है जिसको पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए क्या मिला है? इसको प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ठीक है। अच्छा, बेंगलुरु से कुछ याद आ रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस था, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर जो था वो कहां पर? तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में। वहीं पे अभी इस बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल बना है आपका कि पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी, किसी को पता है क्या है? ये पढ़ा रखा है मैंने। घड़ी किसने लॉन्च की है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बेंगलुरु में लॉन्च की गई है, एयरपोर्ट पे लगी है, कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे किसी का जन्म होता है ना, तो टोटल जनसंख्या कितनी है भारत में और कर्नाटक में टोटल कितनी जनसंख्या है, वो वहां पर तुरंत ही अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहां पर? तो ये जो है बेंगलुरु में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरसंचार और आईटी फील्ड में इनोवेशन के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो दूरसंचार और आईटी फील्ड यानी जो आईटी सेक्टर है, जो आईटी क्षेत्र है, उसके अंदर नवाचार के लिए यानी इनोवेशन के लिए जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ है वो लॉन्च किया है सी डॉट ने। सी डॉट की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। होगा क्या इसके अंदर? तो इसमें जो मतलब इसमें में आप ये समझ लीजिए कि जो स्टार्टअप टेलीकम्युनिकेशन वाली जो कंपनी है, जो आईटी सेक्टर से जुड़ी है ना, ऐसी कंपनियां, उनको क्या किया जाएगा? गाइड किया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी इस समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम से। तो ध्यान रखिएगा, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो सी डॉट ने लॉन्च किया है। सी डॉट की फुल फॉर्म जरूर याद रख के जाइएगा। ठीक है। सी डॉट की अगर मैं बात करूं तो सी डॉट जो है ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संचार मंत्रालय के। अभी वर्तमान में संचार मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो संचार मंत्री हैं। और सी डॉट की स्थापना कब होती है? तो 1984 में इसकी स्थापना होती है। कब? 25 अगस्त 1984 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? सी डॉट की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो ट्यूनेशिया की नई प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है सर्रा जाफरानी जेंजरी। सर्रा जाफरानी जेंजरी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कामेल मदौरी की जगह पर आई हैं और ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं ट्यूनेशिया की। ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्यूनेशिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, नाम है इनका सर्रा जाफरानी जेंजरी। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा नेटुम्बो नंदी नदेतवा के बारे में। ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये नामीबिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नामीबिया की प्रधानमंत्री नहीं, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति है नामीबिया की। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी चीज अगर पहली महिला हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मार्क कार्ने की बात करें तो ये अभी हाल ही में कहाँ के? कनाडा के पीएम बने हैं, तो आपको ये ध्यान ही रखना है ना। कनाडा काफी चर्चा में है, काफी न्यूज में है, तो इसके प्रधानमंत्री आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना एकदम प्रबल रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक बार देखिए ट्यूनीशिया कहां पर है। तो ट्यूनीशिया अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित उत्तर साइड में, ये उत्तरी भाग है ना, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्यूनीशिया। ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है। ये जो आप सागर देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर है आपका। इसके पड़ोसी देश की बात करूं तो एक अल्जीरिया आपको दिखेगा और एक लीबिया दिखेगा। दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ ये है अल्जीरिया और ये वाला हिस्सा है ये क्या है आपका? लीबिया। ठीक है। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? तो ट्यूनिस इसकी राजधानी है। मुद्रा बात करें करेंसी की तो ट्यूनीशिया दिनार है यहाँ पे करेंसी। राष्ट्रपति कैस सैयद आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सर्रा जाफरानी जेंजरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, किलाउआ ज्वालामुखी जो है ये अमेरिका में स्थित देश है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और अमेरिका में भी आपको ध्यान रखना है कहां पर, तो हवाई द्वीप का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। हवाई द्वीप पे स्थित एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब यहां से ना आपके एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है कि दुनिया का, है ना, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो यही है किलाउआ ज्वालामुखी। कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप, अमेरिका में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सक्रिय के साथ साथ पूछा जाए कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है सक्रिय, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मोना लोआ, है ना। और ये जो मोना लोआ है ये भी आपका कहां पर, यहीं अमेरिका में स्थित है। और दोनों ही मोना लोआ और किलाउआ ज्वालामुखी ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? अमेरिका में स्थित है। देखिए अभी हाल ही में ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान से सुनिएगा। अभी ग्वाटेमाला एक देश है, ग्वाटेमाला में फुएगो ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की बात करूं तो अभी माउंट लवोटोबी लाकी लाकी एक ज्वालामुखी का नाम है, इसके अंदर अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है किलाउआ ज्वालामुखी के साथ ही, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, माउंट मेरापी हो गया, माउंट क्राकाटोवा हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर तो एक ज्वालामुखी है माउंट ईबू और माउंट सेमेरू, ये दोनों ज्वालामुखी भी कहां पर है? आपके इंडोनेशिया में है। और इस साल इन सभी ज्वालामुखी में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। और ये सभी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हैं। तो अभी ये नाम आपको ध्यान रखना है। और ये तो अभी पिछले हफ्ते ही आप लोगों ने पढ़ा है, माउंट डुकोनो और माउंट लवोटोपी की बात करें तो ये तो अभी आपको मैंने पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया आपको। ये मैंने हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले आपको पढ़ाया था जब इसके अंदर विस्फोट हुआ था, है ना। पिछले हफ्ते की बात है या हो सकता है 2 हफ्ते पहले की बात है, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था इटली के अंदर माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो इटली के अंदर सिसिली द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो आपको अभी करंट से रिलेटेड, यानी आपकी अगर मैं बात करूं यहां पर करंट अफेयर्स के अंदर, अगर हम बात करें यहां पे तो ध्यान से सुनिएगा। करंट अफेयर्स के अंदर ये जो ज्वालामुखी अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वो ज्वालामुखी हैं जो अभी करंट में चर्चा में थे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जैसे मान लीजिए स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया, या फिर अगर मैं कहूं तो आरओ एआरओ का एग्जाम हो गया। मैं आरओ एआरओ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 10 लाख से भी ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, है ना, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उसका एग्जाम जो है वो 27 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो काफी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, देश का नाम आपको दे देगा और यहाँ पे दे देगा आपको ज्वालामुखी, या तो आपको कुछ पॉपुलर ज्वालामुखी दे देगा। और अगर वो चाहता है कि जियोग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी इन्वॉल्व किया जाए एग्जाम में, तो वो आपको दे देगा ग्वाटामाला, इटली, इंडोनेशिया, और इधर आपको कुछ ज्वालामुखी दे देगा और कहेगा आपस में मिलान कीजिए, है ना, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए एग्जाम में, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें पूछने का पर्पज क्या होता है कि एक साथ वो 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सांकेतिक भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है? साइन लैंग्वेज में, यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा की जो कार्यवाही है उसका प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो पंजाब बना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। साइन लैंग्वेज मतलब अभी तक आपने देखा होगा ना, हिंदी में या इंग्लिश में या फिर स्थानीय भाषा में इसका प्रसारण किया जाता है, लेकिन अब इसका साइन लैंग्वेज में भी यानी सांकेतिक भाषा में भी किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग देखने सुनने में अक्षम होते हैं, देखने में तो नहीं भाई, देखेंगे तभी तो, सुनने और बोलने में जो अक्षम होते हैं, है ना, उनके लिए खास तौर पर यही लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो पंजाब बना है। तो पहला राज्य है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। और ये अभी नहीं होने वाला है, ये जो तैराकी चैंपियनशिप है ना, स्विमिंग चैंपियनशिप एशियाई, संस्करण कौन सा है? 11वां। ये अभी नहीं होगा, ये होगा आपका अक्टूबर में, अक्टूबर 2025 में, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया है
अक्टूबर आएगा तब भी हम लोग पढ़ लेंगे। अनाउंसमेंट हो गया है तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। और आप ये सोचे कि अभी तो अक्टूबर में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 से 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा, अनाउंसमेंट हो गया है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आयोजन जो है वो कब होगा, कहाँ होगा। तो 1 से 15 अक्टूबर आयोजन होगा और कहां पर होगा, अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजन होगा। मेजबानी भारत कर रहा है लेकिन कहां पर करेगा, तो गुजरात के अहमदाबाद में। आयोजक कौन है, यानी किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एशिया स्विमिंग फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर होता क्या है कि जितने भी एशियाई देश हैं सिर्फ वही हिस्सा लेते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। बात करें 10वां संस्करण कब हुआ था, तो 10वां संस्करण 2016 में हुआ था, टोक्यो जापान के अंदर, जिसके अंदर पहला स्थान को किसने हासिल किया था, तो चीन जो है वो टॉप पर था। सेकंड नंबर पे कौन था, जापान था इस टूर्नामेंट में। पिछली बार, पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1980 में इसका आयोजन हुआ था पहली बार। और ध्यान रखिएगा ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन हुआ था पहली बार। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो आयोजन होता है इस एशियाई स्विमिंग चैंपियनशिप का, ये हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो अब ये मत कहिएगा कि 2016 के बाद 2016 के बाद 2025 में क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 19, 20 और 21 ये जो टाइम पीरियड था, ये क्या था, ये कोविड की वजह से हो नहीं पाया था उस टाइम पे आयोजन, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया था। फिर अब जो संस्करण हो रहा है वो 2025 में हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2020-21 में होना था, हुआ नहीं, उसको रद्द कर दिया गया, अब 2025 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी चीज पहली महिला अध्यक्ष है तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई पहली महिला है ना। मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं, है ना, सबके कमेंट पढ़ने के बाद मैंने सबको रिप्लाई भी दिया है, सभी के आंसर सही थे, किसी का भी आंसर गलत नहीं था इस बार, ठीक है। आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और वो क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, है ना। इसके अंदर आपको बताना क्या है कि 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, और आपको क्या क्या बताना है वो सुनिए ध्यान से। आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन है इस रैंकिंग में, है ना, और लास्ट स्थान यानी लास्ट में कौन है, ठीक है। और ये बताना है कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो टोटल ये 3 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखिए इन तीनों चीजों को बताएंगे ना तो आपको रिवीजन होगा, है ना। और एग्जाम में क्वेश्चन वन लाइनर में तो पूछा जाता है, ये तो एसएससी के लिए हो ही गया है। बाकी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा लेवल और ऊपर आपको बढ़ाना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आप सारे के सारे पॉइंट जो है वो याद करते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज अगर आप पढ़े तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, कुछ भी पूछे तो आप उसका जवाब दे पाए, ठीक है। पीडीएफ अगर मैं बात करूं आपको, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वीडियो के नीचे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना 100 लाइक का टारगेट जो है उसको पूरा कीजिए, और इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।